बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखते हैं हेमरेज एंड शॉक। ठीक है, पहले हम हेमरेज की तरफ देखेंगे और उसके बाद हम शॉक पढ़ेंगे। शॉक तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाहर देखें कि हेमरेज को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। हेमरेज अगर इज़ डिफाइंड इज़ एक्यूट लॉस हो। ठीक है, एक्यूट लॉस किसका हो? एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड हो, ठीक है ना, या फिर एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को हेमरेज कहते हैं। अब ये जो ब्लड है, इट कैन बी फ्रॉम आर्टरी, इट कैन बी फ्रॉम वेन और इट कैन बी फ्रॉम कैपिलरी। ठीक है, अब हेमरेज जो है, ठीक है, तो आर्टरी से हुआ तो इसको हम आर्टीरियल हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, आर्टीरियल हेमरेज बोलते हैं। अगर वेन से हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं? वेनस हेमरेज बोलते हैं। अगर कैपिलरी से हुआ तो इसको हम कैपिलरी हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज देखें, आर्टरी से हो तो ब्लड कैसा आता है? ब्राइट रेड। अच्छा, इसी तरह कैपिलरी से हो तो भी ब्राइट रेड ब्लड आता है। ठीक है, आर्टरी और कैपिलरी से ब्राइट रेड ब्लड आता है। ठीक है, जबकि वेन से देखो तो डार्क ब्लड आता है। ठीक है, इसी तरह देखो आर्टरी से जो ऊजिंग होती है ना, वो ऊजिंग नहीं होती है, इसको स्पर्टिंग कहते हैं, स्पर्टिंग जेट लाइक। ठीक है, आर्टरी वाले को आप ऊजिंग कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको स्पर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पल्स के साथ ये राइज करता है, पल्स के साथ ये फॉल करता है। आर्टीरियल हेमरेज की ये खास बात होता है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग ऑपरेशंस कई बार आर्टरी ब्लीड कर जाती है, जिसमें से फू 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 ब्लड निकलता है विद पल्स। ठीक है, वेनस की बात करें तो इसमें स्पर्ट्स नहीं होते। ठीक है, इसमें बस ब्लीडिंग होती है विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज की बात करें तो रैपिड ऊजिंग होती है कैपिलरीज में। जैसा कि आप इंसिजन देते हैं ना, इंसिजन के बाद का जो सीन होता है ना ब्लड ऊजिंग का, उसको ऊजिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो कैपिलरी हेमरेज होती है। ठीक है, इसके अलावा देखें कि वूंड हेमरेज, तो जब भी कोई वूंड होता है ना, जब भी कोई वूंड, इस वूंड में जब भी कोई वूंड में ब्लीडिंग होती है ना, सपोज आपको कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, पेशेंट को, या फिर कोई इंजरी हुई है, ठीक है, सर्जरी या ट्रामा या इंजरी, तो वूंड में हेमरेज देखो, उसमें प्राइमरी हेमरेज भी हो सकती है। ठीक है, वूंड हेमरेज प्राइमरी हेमरेज भी हो सकती है। फिर दूसरा रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, रिएक्शनरी हेमरेज, और फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी हेमरेज। ठीक है, देखो प्राइमरी हेमरेज एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन और ऑपरेशन, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ठीक है ना, तो रिएक्शनरी हेमरेज क्या होती है? विद इन 24 आवर्स अगर ये ब्लीडिंग हो वूंड बनने के, या इंसिजन या वूंड बनने के, इंजरी से वूंड बनेगा ना, इंसिजन से क्या होगा? इंसिजन बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकती है? लाइगेचर और स्लीपेज की वजह से हो सकती है, लॉस ऑफ आर्टीरियल स्पाज्म यानी कि क्लॉट डिसलॉजमेंट की वजह से हो सकती है। ठीक है, क्लॉज डिसलॉजमेंट की वजह से हो सकती है, और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर आफ्टर रिसस्टेशन की वजह से भी हो सकती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। हमने जब ब्लड प्रेशर रेज होता है पेशेंट का, रिसस्टेट कर करके ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं, जब ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो आपको क्या हो सकता है? रिएक्शनरी हेमरेज हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा प्रेशर से रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है। यानी कि ज़्यादा प्रेशर से प्राइमरी हेमरेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जब रिसस्टेशन फ्लूइड दे रहे हो तो बीपी बढ़ेगा ना, जब बीपी बढ़ेगा तो ज़्यादा हेमरेज होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकेंडरी हेमरेज इट अकर्स आफ्टर 7 to 14 डेज। ठीक है ना, इट अकर्स आफ्टर 7 to 14 डेज, इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शनरी सेकेंडरी हेमरेज। ठीक है ना, देखो सेकेंडरी हेमरेज 7 से 14 दिन लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है इन 7 से 14 दिनों में कि ब्लीडिंग होती है? देखो इन्फेक्शन हो सकता है उस जगह में, ठीक है, किस जगह में? वूंड में। ठीक है, या इंसिजन वाली जगह में, या स्लफिंग हो सकती है, स्लफिंग ऑफ द टिश्यू, वहाँ के ऐसे जो वेसल वॉल का जो टिश्यू होता है उसमें उसकी स्लफिंग होने के बाद, ठीक है ना, ब्लीडिंग हो सकती है। कैसे स्लफिंग होगी? तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो अगेन प्रेशर नेक्रोसिस हो जाएगी, प्रेशर नेक्रोसिस होगी, टिश्यू ख़त्म हो जाएगा ना, फिर अंदर जो ब्लड है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसका जो फीचर होता है ना,
फैक्टर होता है ना, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर सेकेंडरी हेमरेज, ये क्या हो सकता है, प्रेशर ऑफ ड्रेनेज ट्यूब और फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। क्या मतलब, देखो अगर कोई ड्रेनेज ट्यूब डाली हुई हमने ज़ख़म के थ्रू और तो वो प्रेशर अप्लाई, अब ये ट्यूब है कहीं देखो फॉर एग्जाम्पल इधर उंगलियों के बीच में भी डाल दो, ये प्रेशर तो पड़ रहा है ना इससे, तो ये जो प्रेशर होता है ना ये वेसल वाल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है आफ्टर 7 to 14 डेज़। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन्स जो अंदर रहते हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, इसमें सेकेंडरी हिमरेज हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन्स जब अंदर रहते हैं उसकी वजह से क्या हो सकती है, इन्फेक्शन और स्लफिंग हो सकती है। जब स्लफिंग होती है तो वेसल वाल डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से 7 to 14 डेज़ में जो ब्लीडिंग होती है सेकेंडरी हेमरेज वो होती है। देखो लास्ट टाइम हमने एक एम्पुटेशन के किसकी की, हमने टो की एम्पुटेशन की थी, तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन अंदर अगर रह गए तो वो फिर क्या होते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और प्रेशर नेक्रोसिस का रोल प्ले करते हैं। स्लफिंग होती है वेस्कुलर वॉल, जिसकी वजह से सेकेंडरी हेमरेज हो सकती है। ठीक है ना, सही है ना। ठीक है, तो देखो हेमरेज ये देखो हेमराइड्स हों या हेमरेज हो, दोनों दो किस्म के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। हेमराइड्स भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है ना। अब एक्सटर्नल हेमराइड्स जो होते हैं इसको हम रिवील होती है ना, रिवील्ड हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये विजिबल होती है, डेफिनेटली एक्सटर्नल तो विजिबल होती है। ठीक है, इंटरनल जो हेमराइड्स होते हैं वो कंसील्ड होते हैं। ठीक है, इनविजिबल होती है वो। तो ठीक है ना, मैं क्या कह रहा था कि इसमें इंटरनल हेमरेज कंसील्ड होती है। ठीक है ना, कंसील्ड होती है और दैट इज़ नॉट इनविजिबल। तो इनविजिबल होती है फॉर एग्जांपल स्प्लेनिक जो ट्रॉमा होता है, लिवर ट्रॉमा होता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग होती है, ये कंसील्ड या फिर इंटरनल हेमरेज कहते हैं इसको। ठीक है ना। फिर हेमरेज जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व भी होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर हेमरेज की फिर अलग क्लासिफिकेशन होती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा जिसको बोलते हैं, फिर सब ड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, और या फिर सब एरेक्नॉइड हीमाटोमा, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, इस तरह हम इसको क्या कहते हैं, हीमाटोमा मतलब हेमरेज। ठीक है, हेमरेज होगी तो हेमाटोमा बनेगा ना। ठीक है, तो इस तरह भी क्लासिफाई करते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह जो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं हेमरेज के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देखें, दे डिपेंड ऑन द ब्लड लॉस। ठीक है ना, हेमरेज की क्लिनिकल फीचर्स ब्लड लॉस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो तो ब्लड लॉस अगर माइनर ब्लड लॉस हो तो कोई इस पर क्लिनिकल वो नहीं होते, एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, इसी तरह देखो कोई पेशेंट आपके पास ब्लड लॉस लेके आए तो आपने देखना है माइनर है या मेजर है या मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है, माइनर ब्लड लॉस में पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है। इसी तरह मॉडरेट जो लॉस होता है उसमें यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा आपका और टेकीकार्डिया लो हो जाएगा, पेलर हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, यूरिन आउटपुट लो, टेकीकार्डिया, देखो ना टेकीकार्डिया है इसमें। माइनर मॉडरेट ब्लड लॉस में टेकीकार्डिया, जबकि आप देखो सीवियर ब्लड लॉस में ब्रेडीकार्डिया आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, सीवियर ब्लड लॉस में फिर कन्फ्यूजन भी है और इरिवर्सिबल शॉक में जाता है सीवियर ब्लड लॉस हो तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक हमारे एक बहुत ही अच्छे सवाल का आंसर मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट के साथ पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है, आप उसका पल्स देखते हो तो आपको टेकीकार्डिया वो नज़र आ रहा है, तो आप उसको यहाँ से टेकीकार्डिया और पेलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसको मॉडरेट ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, तो मॉडरेट ब्लड लॉस। जबकि अगर पेशेंट ठीक है कन्फ्यूजनल स्टेट में है, ब्रेडीकार्डिया है उसको और ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि इरिवर्सिबल शॉक में हो सकता है पेशेंट और इसको सीवियर ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब हेमरेज की क्लासेस देखते हैं। देखें हेमरेज की 4 क्लासेस होती हैं। हेमरेज की 4 क्लासेस होती हैं। क्लास 1 में अगर अप टू 15% ऑफ ब्लड लूज़ करे पेशेंट तो उसको हम क्लास 1 में डाल देते हैं। ठीक है, अगर अप टू 15 to 30%, 15 से ज़्यादा और 30 से कम ब्लड लूज़ करे तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लास 2 हेमरेज। ठीक है, इसी तरह 30 से 40, 30 से ऊपर और 40 से नीचे, ठीक है, तो ये करे तो फिर हम क्लास 3 हेमरेज कहते हैं। और अगर 40 से अबव हो तो इसको हम क्लास 4 हेमरेज कहते हैं। ठीक है,
अब देखें क्लास 1 हेमरेज जो होती है इसकी क्या ख़ास बात होती है। इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ डोनेटेड अ यूनिट ऑफ ब्लड, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसने ब्लड डोनेट किया है तो उसको तकरीबन 15% ऑफ ब्लड उसका लूज़ हो जाता है और उसको क्लास 1 हेमरेज कहते हैं। ओरल फ्लूइड्स वगैरह, जूस वगैरह को उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लास 2 हेमरेज क्या होती है, 15 से 30% लॉस हो तो क्लास 2 हेमरेज कहेंगे ना। तो अनकम्पेंसेटेड जो अनकम्प्लिकेटेड होती है और क्रिस्टलाइट्स कैन डू इट, ठीक है ना। फ्लूइड रिसस्टेशन में क्रिस्टलाइट्स कैन डू इट, ठीक है। क्रिस्टलाइट्स कैन डू इट मतलब क्रिस्टलाइट्स इसको आसानी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लास 3 हेमरेज 30 से 40 ये कॉम्प्लिकेटेड इसको हेमरेज कहेंगे। 30 से 40 कॉम्प्लिकेटेड हेमरेजिक स्टेट होती है ये, और एटलीस्ट क्रिस्टलाइट इन्फ्यूजन भी इसमें रिक्वायर्ड होता है एंड आल्सो ब्लड रिप्लेसमेंट भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। और ये बुक में परहैप्स लिखा हुआ है, ठीक है। परहैप्स का मतलब ये है कि आप खुद डॉक्टर के ऊपर है कि वो ज़रूरत समझता है तो ब्लड भी इसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है, नहीं तो क्रिस्टलाइट्स से ही इसको कवर कर सकता है, ठीक है। या फिर क्रिस्टलाइट्स के अलावा कोलॉइड्स भी इसमें दे सकता है ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, याद रखें। और उसके बाद देखो कि क्लास 4 हेमरेज ग्रेटर देन 40% और प्री टर्मिनल हेमरेज कहते हैं पेशेंट विल डाई इफ़ नॉट एग्रेसिवली ट्रीटेड, ठीक है। इफ़ नॉट एग्रेसिव मेयर्स ना लो तो ये होती है क्लास 4 हेमरेज, ठीक है ना। तो इसमें देखें कि हम क्या करेंगे, हम क्लासेस ऑफ द हेमरेज पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 4 हैं। इसमें हम फिर पैरामीटर्स देखेंगे कि ब्लड लॉस इन ml कितना हो सकता है क्लास 1 में, क्लास 2 में, इसी तरह दूसरे उनमें। इसी तरह जो ब्लड लॉस होगा उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी, ठीक है। इस दौरान अगर इतना ब्लड लॉस होता है तो फिर पल्स रेट क्या रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, फिर यूरिन आउटपुट क्या रहेगा, और क्या मेंटल स्टेटस और इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या उसको होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ब्लड लॉस क्लास 1 में 750 ml। हमने कहा था ना कि एक पेशेंट अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसको हम क्लास 1 कहेंगे। एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है उसकी, ठीक है। इसी तरह वो जो 750 होता है ना क्लास 1 में, वो फिर परसेंटेज में ले लो तो 750 इज इक्वल टू 15 ml, ठीक है। इसी से आप यही यूनिट है, यही आपकी यूनिट है। इससे आपने दूसरे परसेंटेजेस भी निकालने हैं, ठीक है। अब क्लास 2 में ब्लीडिंग देखो 750 से 1500 ml, तो 1500 ml 750 अगर 15 हुई, 15 और ये 15 फिर 750 दूने 1500 ना, तो ये 30% होगा, तो 15 से 30% इसकी परसेंटेज बनती है। इसी तरह फिर क्लास 3 में 15 से लेके 3000 तक, 1500 से लेके 2000, ये 1500 से लेके 3000 तक होता है, ठीक है ना, क्लास 3 में, ठीक है। नहीं सॉरी, ये क्लास 3 में 15 से लेके 2, ये असल में 30 से 40%, ये मैंने देखा, इसमें मैंने कन्फ्यूजन किया है, ठीक है। तो क्लास 3 में फिर होता है 1500 से लेके 2000 ml तक, और ये क्या बनता है 1500 30% और 2000 40% बनता है, ठीक है। फिर क्लास 4 में ग्रेटर देन 2000 क्या है 40, तो ग्रेटर देन 40% बनता है। इसी तरह पल्स देखें, क्लास 1 में देखो तो लेस देन 100 पल्स होगी, क्लास 2 में 100 से 120 पल्स होगी, देखो बढ़ रही है। क्लास 3 में 120 से 140 पल्स होगी, और क्लास 4 में ग्रेटर देन 140 पल्स होगी। ये देखो आहिस्ता 100 120 तक 140 ग्रेटर देन 140, ठीक है, ये पल्स होगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की जाए, वैसे याद है हमने कहा था कि टेकीकार्डिया होता है मॉडरेट लॉस में, सीवियर लॉस में फिर ब्रेडीकार्डिया होता है। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इसी तरह देखो कि इधर भी देखो तो लेकिन आगे जैसे जैसे लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ये टेकीकार्डिया ही चल रहा है, पल्स इसकी ज़्यादा ही रही है, ठीक है। इसी तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्लास 1 में 2 में नॉर्मल होता है, और क्लास 3 में कम हो जाता है, और क्लास 4 में और भी कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट की बात करें ग्रेटर देन 30 ml पर आर है, ठीक है, ये ml पर आर है। क्लास 1 में देखो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होता जाता है। डेफिनेटली खून जब जिस्म में है ही नहीं तो फिर उसकी फ़िल्ट्रेशन भी तो किडनी में नहीं होगी ना। जब फिल्ट्रेशन किडनी में नहीं होगी
तो किडनी क्या पागल है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करके और भी वॉल्यूम कम करेगा। तो ये मैकेनिज़्म है असल में रीनल कंपेंसेटरी, जिसकी वजह से किडनी फिल्टर करना कम कर देता है और ब्लड को या फिर वॉल्यूम को, सर्कुलेटरी वॉल्यूम को सेव करने की कोशिश करता है। तो यूरिन आउटपुट जो है इसमें कितना है, यूरिनरी आउटपुट शुरू के उसमें आपको 30 से लेके फिर 20 से 30, फिर 5 से 15 इसी तरह कम होता जा रहा है। ठीक है। मेंटल स्टेटस की बात करें, स्लाइटली एग्जियस, माइल्ड एग्जियस, एग्जियस एंड कंफ्यूज्ड और कंफ्यूज्ड एंड लिथार्जिक। एग्जियस, कंफ्यूज एंड लिथार्जिक। ठीक है। इनिशियल लिथार्जिक, देखो ये लिथार्जिक वर्ड यहाँ पे ग्रेड 4 पे आ रहा है। ठीक है, क्लास 4 पे। अच्छा, उसके बाद देखो कि इनिशियल फ्लूइड यहाँ पे क्रिस्टलॉइड प्लस ब्लड, क्रिस्टलॉइड एंड ब्लड। ठीक है, ये आसान है, दोनों में क्रिस्टलॉइड जा रहा है 1 और 2 में, सेकंड और थर्ड में क्रिस्टलॉइड एंड ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ये टेबल आपने याद रखनी है। ठीक है ना। अब ये हम एक MCQ करेंगे हेमरेज से रिलेटेड। ठीक है। लॉस ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड हुआ है, एक पेनिट्रेटिंग वून हुआ है जिसके नतीजे में लॉस ऑफ 1000 ml ऑफ ब्लड हुआ है। और ये पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में फॉल करेगा, किस क्लास में फॉल करेगा। तो हम डेफिनेटली 750 से लेके 1500 तक हम क्या करते हैं, उसको क्लास 2 ही कहते हैं। ठीक है, 750 से लेके 1500 तक क्लास 2 कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास 2 हेमरेज है 750 से 1500 ml तक। देखो अगेन इसकी क्लासिफिकेशन देखें, ये वही टेबल है लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। देखो चेंजेस इतने नहीं है, मतलब वर्ड्स को डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ की जगह में हाइपोटेंशन लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्लाइड से हैं लेकिन आप देख लें। ठीक है, पैरामीटर्स यहाँ पे हम लिखेंगे इसी तरह क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ब्लड लॉस क्लास 1 में 750 ml, उसकी परसेंटेज 15% बनती है। अगर लेस देन 750 लिखो तो लेस देन 50%। ठीक है, देखो 750 से नीचे ही होगी। ठीक है, तो इस लेस देन से यही मतलब लिया जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट देखो लेस देन 100 यानी कि लेस देन 100। ठीक है, इसी तरह ब्लड प्रेशर नॉर्मल, CNS सिम्टम्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 1। क्लास 2 में 750 से 1500 ml, 15 से 30 इसकी परसेंटेज। अब इसमें हमने लेस देन 100 कहा था ना, तो इसमें हम ग्रेटर देन 100 कहेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 100 कहेंगे क्लास 2 में पल्स। इसके बाद ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है इस केस में क्लास 2 हेमरेज में। याद रखो क्लास 2 हेमरेज में क्या हो सकती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। और पेशेंट एंग्जियस होता है। ठीक है, सही कंफ्यूज तो नहीं होता, नॉर्मल भी नहीं होता, लेकिन एंग्जियस होता है। क्लास 3 में देखो 15 से 2000 ml ब्लड जा रहा है और ये परसेंटेज 30 से 40% तक ये हो रही है। और ग्रेटर देन 120 इसकी पल्स है और हाइपोटेंशन रियल टाइम है इसमें और कन्फ्यूज है पेशेंट, देखा है। और क्लास 4 में देखो ग्रेटर देन 2000 से ज़्यादा ब्लड जा रहा है, 40% से ज़्यादा इसकी परसेंटेज बन रही है। ग्रेटर देन 140 इसकी पल्स बन रही है। सीवियर हाइपोटेंशन इसकी बन, देखो वर्ड सीवियर यूज़ किया गया है, जबकि पुरानी जो दूसरी उसमें हमने क्या किया था, ये देखो डिक्रीज ब्लड प्रेशर लिखा था ना, तो हमने इसमें क्या लिखा है, हाइपोटेंशन लिखा है इसमें, और इसमें सीवियर हाइपोटेंशन लिखा है। ठीक है, क्लास 4 में। ठीक है, इसी तरह CNS सिम्टम्स में देखो ऑप्टेंडिट आ जाएगा। ऑप्टेंडिट की जो है ना, ऑप्टेंडिट की जो मीनिंग भी वही कंफ्यूज ही होती है, लेकिन आप इसको देख लें डिक्शनरी में। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो तो इसकी रिवर्स बात की गई है। देखो इस क्वेश्चन में ब्लड का अमाउंट दिया था और उसमें क्लास पूछा था ना, जबकि इसमें देखो तो सिम्टम्स यहाँ से कुछ सिम्टम्स उठाए हैं और हमें पूछा जा रहा है कि कितना जो है ना अमाउंट ऑफ ब्लड गया है। यहाँ देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ ब्लड फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिम्टम। देखो इसको ट्रामा हुआ है, इस पेशेंट को मिडिल एज का पेशेंट है। ठीक है, और हिज ब्लड प्रेशर इज़ 80-60। देखो तो ये सीवियर क्या है, हाइपोटेंशन है। 80-60 इज सीवियर हाइपोटेंशन ना, ठीक है ना। नहीं इतना भी सीवियर नहीं, देखो 80-60 इज़ नॉट सीवियर हाइपोटेंशन। 80-60 हाइपोटेंशन है, वार्ड्स में आप देखते हैं जैसे कि 90-70 ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, कई बार मेरा खुद भी 90-70 था, तो ठीक है हाइपोटेंशन है थोड़ा। ठीक है, हाइपोटेंशन है। अच्छा, पल्स देखो 130 पर मिनट। ठीक है, 130 पर मिनट की बात करो तो 130 कहाँ थी हमारे पास, देखो 120 से ज़्यादा, लेकिन 140 से कम। ठीक है, तो क्लास 3 में ही थी, क्लास 3 आ रहा है आहिस्ता। ठीक है, अच्छा उसका डिक्रीज यूरिन आउटपुट, देखो यूरिन आउटपुट भी किस में हो सकता है,
यूरिन आउटपुट किस में हो सकता है? यूरिन आउटपुट लो किस में होता है? यूरिन आउटपुट लो होता है क्लास 2 में लो होता है, क्लास 3 में लो होता है, क्लास 4 में नेग्लिजिबल होता है ना, ठीक है। तो अपीयर्स कन्फ्यूज, देखो अगेन कन्फ्यूज वाली बात है। तो क्लास 3 और क्लास 4 में ये पेशेंट कन्फ्यूज था, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड हैज़ बीन लॉस्ट, कहता है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड हैज़ बीन लॉस्ट। तो क्लास 3 में कितना ब्लड जाता है? 30 से 40। मेरा आंसर तो यही है, ठीक है। मैंने देखा नहीं है लेकिन देखा मेरा आंसर यही है, ठीक है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में पेशेंट क्या कहते हैं? मॉडरेट, देखो मॉडरेट डीकम्पेंसेटेड शॉक, मॉडरेट डीकम्पेंसेटेड जो शॉक है वो क्लास 3 हेमरेज में हो सकता है, मॉडरेट डीकम्पेंसेटेड शॉक और क्लास 3 हेमरेज, ठीक है। याद रखो मॉडरेट डीकम्पेंसेटेड शॉक, क्लास 4 हेमरेज इरिवर्सिबल शॉक होगा, ठीक है। तो विद ब्लड लॉस ऑफ 30 to 40%, यानी 30 to 40% कितना मतलब 1500 से 2000 ml तक, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखें इस क्लिनिकल जो क्लासिफिकेशन है ना, इस क्लासिफिकेशन की क्लिनिकल यूज़फुलनेस क्या है? मतलब यूज़फुलनेस का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो 70 kg का बंदा है, ठीक है, और वो हाइपोटेंशन के साथ आया है ER में आपके पास, तो ठीक है ना, 70 kg का बंदा हाइपोटेंशन के साथ आपके पास ER में आया है, ठीक है। लॉस ऑफ क्या करा के 1500 ml का ब्लड ये लॉस करा के, तो फिर एकदम आप सोचेंगे यार ये 1500 ml ऑफ ब्लड इसका गया है, तो हम क्या इसको दे सकते हैं? 1500 ml, देखो 750 से लेके 1500 ml तक देखो ये क्लास उसमें आता है, क्लास 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है ना। तो इसको हम आप अंदाज़ा करेंगे कि इसकी रिसस्टेशन कैसे करेंगे। इसकी रिसस्टेशन 1500 से नीचे आए तो क्लास 2, 1500 से ऊपर जाए तो क्लास 3, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखो 1450 हो तो 2 में डालेंगे, 1525 हो तो हम 3 में डालेंगे, ठीक है, क्लास 3 में। तो फिर हम रिसस्टेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्रिस्टलॉइड्स यूज़ करेंगे और ब्लड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, इस केस में हम अगर तो 1500 से नीचे हम क्रिस्टलॉइड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन ले लो, लैक्टेट ले लो, हार्टमेंस ले लो, 1500 से ऊपर है तो क्रिस्टलॉइड एंड ब्लड यूज़ करेंगे। रिमेंबर, याद रखें, इफ़ पेशेंट डजंट रेस्पॉन्ड टू फ्लूइड्स, अगर कोई भी पेशेंट फ्लूइड्स को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो देयर इज़ ऑलवेज मीन्स दैट देयर इज़ ऑलवेज अ परसिस्टेंट ब्लड लॉस इनसाइड दैट पेशेंट। हाँ, तो ठीक है ना। तो ऐसे वो उनको फ्लूइड से जो नहीं हो पा रहा सेटल, तो हम इसको ऑपरेशन करके हम सेट कर देते हैं, और यानी कि ऑपरेटिव प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं ऐसे हेमरेज को रोकने के लिए, ऐसे पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर एंजियोग्राफिक कंट्रोल, एंजियो एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्यूट, देखो अगर एक पेशेंट है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास के अंदर से कितना पानी गया है ये जानने के लिए आपको ये इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए ना कि इस गिलास में पहले से कितना पानी मौजूद था, ठीक है। वही बात है कि अगर बॉडी के अंदर हमें पता होना चाहिए कि पहले से कितना ब्लड फ्लूइड मौजूद था, यानी कि असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है ना। असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द क्या? प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेटरी ब्लड, ठीक है। जब तक प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेटरी ब्लड आपको नहीं पता होगा तो आप ब्लड लॉस का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब प्री एग्जिस्टिंग जो सर्कुलेटिंग ब्लड है ये कैसे हम फाइंड आउट करें, ठीक है, इसको कैसे मेजर करें? तो इसके लिए देखें इन्फेंट्स में हमारे पास क्या फार्मूला है। इन्फेंट्स में हमारे पास ब्लड होता है 80 to 85 ml पर kg, ठीक है। इसी तरह एडल्ट्स में हमारे पास ब्लड होता है 65 to 70 ml पर kg। तो अगर एक पेशेंट है उसका जैसे ही पेशेंट आता है उसका वेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी पेशेंट ट्रॉमा के साथ आता है उसका हम वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसका 60 kg का वेट आया है, तो 60 मल्टी, अब एडल्ट है, बच्चा तो नहीं, एडल्ट है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 65 to 70 करेंगे हम, या फिर एवरेज करो 70 कर लो या 65 कर लो। 36 अगर हम 65 करते हैं तो 39 ml ब्लड बन जाता है। अगर हम इसी को अपर रेंज पे ले जाते हैं तो कितना बनता है? ऑलमोस्ट
ठीक है ना। तो ये बनता है 4500 ml। तो 60 kg में अगर 65 पर ml पर kg के हिसाब से करें तो 3900 से लेके 4500 तक लोअर रेंज अपर रेंज ब्लड होता है। इससे फिर हम नेक्स्ट हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई इसका 15% कितना होगा। ठीक है, ये वो फिलहाल जितने भी। ठीक है, अब वेरियस मेथड्स हैं जो हम कैलकुलेटिंग ब्लड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए वेरियस मेथड्स हम कौन से वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्लिनिकल पैरामीटर्स देखो, ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेटस। ठीक, ये सारे के सारे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किए। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल पैरामीटर्स देख लें पेशेंट के कि यार क्या क्या है। ठीक है, आया ये 1 में फॉल कर रहा है, 2 में फॉल कर रहा है। फिर ब्लड क्लॉट्स देखें, अगर कोई क्लॉट आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट क्लेंच फिस्ट जितना, FIST फिस्ट इस तरह, इतना, ये तकरीबन कितना बनता है 500 ml ब्लड तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो यानी कि 500 ml तो कहीं नहीं गया। ठीक है, क्लेंच फिस्ट जितना क्लॉट अगर नज़र आए तो आपने सोचो कि भाई आप इसका 500 ml तो इधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इतना, ठीक है, इतना क्लेंच फिस्ट जितना। ठीक है, और उसके बाद देखो स्वेलिंग्स, अगर तो स्वेलिंग्स हों क्लोज फ्रैक्चर में, स्वेलिंग्स हो कहाँ हो, क्लोज फ्रैक्चर में। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर ऑफ टिबिया में स्वेलिंग हो और फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में स्वेलिंग हो, तो ये 750 ml तो कहीं नहीं गया ना। ठीक है, तो 750 ml तो ब्लड कहीं नहीं गया। ठीक है, तो 750 ml जैसे ही जाता है तो फिर आपको पता है क्लास 1 हिमरेज उसको तो स्टार्ट है। ठीक है, इसी तरह फीमर फ्रैक्चर में इससे डबल 700 ज़रब 2 कर दो आप इसको, 700 ज़रब 2 कर लो 1500 ml। ठीक है, तो 1500 ml जब ब्लीडिंग होती है तो वो फिर क्लास 2 में, आपको पता है 1500 750 से लेके 1500 तो हम क्या कहते हैं फीमर क्लास 2 लेते हैं इसको। 1500 से ज़्यादा फिर क्लास 3 होता है 2000 तक। ठीक है, फिर फ्रैक्चर पेल्विस में इट इज़ एसोसिएटेड विद रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा। ठीक है, सीवियर जो होता है ना, सीवियर केयर दो सेवरल लीटर्स ऑफ ब्लड, ये कहा गया बुक में कि सेवरल लीटर्स आपको हो सकते हैं, 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है हेवी इसमें। तो पेल्विक फ्रैक्चर में आपने ज़रूर आपने क्या करना है, ब्लड अरेंज करना है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास चौथा जो पैरामीटर है ब्लड लॉस को मेजर करने के लिए, देखो हमने कितने पैरामीटर्स देखे ब्लड लॉस को मेजर करने के लिए। एक तो क्लिनिकल पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, फिर ब्लड क्लॉट फिस्ट जितना नजर आए 500 ml तो वही है। फिर स्वेलिंग में फिर हमने स्वेलिंग इन क्लोज फ्रैक्चर भी देख लिया। ठीक है, फीमर, ह्यूमरस और पेल्विस में देखा। फिर अब चौथा हमारे पास है कि जो कि स्पेशली ऑपरेशन थिएटर्स में काम आता है कि स्वैब वेइंग जो होती है ना इन OT, स्वैब वेइंग। ठीक है, स्वैब वेइंग, ये देखो ये इन OT में ये अगर ब्लड को एस्टिमेट करने के लिए और मेजर करने के लिए ये यूज़ होती है। देखो वेइंग और स्वैब आफ्टर यूज़, पहले आप देखें स्वैब ले लें, ड्राई स्वैब को ठीक है वेट नहीं करना, ड्राई स्वैब को आप मॉप करें। उसके बाद मॉप करने के बाद जो वेट आएगा उसमें से ड्राई वाला, ये ठीक है ना, आफ्टर यूज़ वेट से लेके फिर बिफोर यूज़ वेट को माइनस करें तो इसमें से ब्लड लॉस आएगा। शर्त क्या है, शर्त ये है कि हम इसको वेट ना करें। ठीक है, वेट ना करें मॉबिंग के लिए। इसीलिए मॉबिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राई यूज़ करते हैं गॉस। ठीक है, तो ठीक है ना कि जो इसीलिए जब गॉस मॉबिंग जो होती है इसके 2 फ़ायदे हैं। देखो गॉस मॉबिंग के इसके एक तो गिविंग ए गुड पिक्चर टू द ऑपरेटिंग सर्जन। ठीक है, अक्सर लोग बैठते हैं ऐसे असिस्ट करने के लिए और मॉबिंग नहीं करते। ठीक है, ऐसे ब्लड पड़ा होता है बेचारा, सर्जन ऐसे कैसे कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट मॉबिंग ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन दूसरा फ़ायदा क्या है कि ब्लड लॉस की एस्टिमेशन के लिए भी गॉस को यूज़ किया कर सकते हैं। कैसे, वही वाली बात है, यूज़ करने के बाद का के वेट से ड्राई गॉस का वेट माइनस कर दें तो ब्लड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ब्लड सकर जो होता है उसमें के जो ड्रेनेज बॉटल, उसको ड्रेनेज बॉटल कहते हैं। ठीक है,
बॉटल, उसमें भी देखो तो ब्लड आपको आएगा, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो पांचवा जो पैरामीटर है डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और CAP, ठीक है, इसमें भी इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, ब्लड लॉस को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बात याद रखें, रिमेंबर वाली बात है, जब भी मैं रिमेंबर लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये कोई हाई यील्डिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ब्लड लॉस नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड लॉस तो होता ही क्लास 3 हीमरेज के बाद, BP तो लो होता ही क्लास 3 हीमरेज के बाद। याद रखें, क्लास 1 एंड 2 में ब्लड नॉर्मल होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी तरह टेकिकार्डिया जो है, टेकिकार्डिया इज़ अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ ब्लड लॉस। आप ब्लड प्रेशर को कभी भी नहीं देखेंगे, आप टेकिकार्डिया को देखेंगे। टेकिकार्डिया इज़ अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ ब्लड लॉस। याद रखें, देखो 30% ऑफ ब्लड लॉस इज़ नीडेड टू ड्रॉप अ BP। याद रखो, 30% ऑफ ब्लड लॉस इज़ नीडेड टू ड्रॉप अ BP।